Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. We are in chapter of directors and key manager personals of the company. Today we will start with page number 85 and that is the remuneration of directors. Directors का क्या remuneration होता है, उसको pay out करने के लिए क्या rules and regulation है, that we are going to see. So let's read on page number 85 remuneration of director. सबसे पहले बात समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेम्यूनरेशन। तो जो सर्विसेज डायरेक्टर हमको प्रोवाइड कर रहे हैं इन एनी फॉर्म, उसके बदले में क्या कंसिडरेशन हम पे करेंगे, कुछ रेम्यूनरेशन, दैट मींस व्हाट, समथिंग इन रिटर्न, हम उनको क्या पे आउट करने वाले हैं, उनका पे स्केल क्या होगा, उनका आप उसे सैलरी बोलो या उनका फीस बोलो, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट दिस इज ऑल कॉल्ड एज रेम्यूनरेशन, इंक्लूडिंग जो भी उन्हें इसके ऊपर मिलता है, ठीक है ना। कुछ डायरेक्टर्स को हो सकता है एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते हो, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें जो होती हैं उनके नॉन कैश बेसिस पे उनको मिलते हैं। तो ये सारी चीजों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन। सो लेट अस स्टार्ट अंडर सेक्शन 197। ये किसका सेक्शन बताया यहाँ पर, कंपनीज एक्ट 2013। सो अंडर सेक्शन 197 द मैनेजरियल पर्सनल of the company which directors, managing directors etc hold the managerial position and this entitles them to get managerial remuneration. So जब हम की मैनेजरियल पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसके अंदर डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर भी आ गए। इनका यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, तो उनको क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा एज पर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये हम देख रहे हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट, क्या हो सकता है, जैसे सैलरी पे की जाती है एम्प्लॉय को, ठीक है ना, तो सैलरी फॉर्म में हो सकता है, मंथली पेमेंट हो रहा है, या तो स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, या तो जो भी नेट प्रॉफिट कंपनी कमाएगी उसका कोई स्पेसिफिक परसेंटेज में भी 5%, 6%, 2% जो भी होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। और कमीशन एंड सिटिंग फीस, हम उनको कमीशन पे कर सकते हैं, या सिटिंग फीस, सिटिंग फीस मतलब मीटिंग्स अटेंड करने के लिए जो भी उनके चार्जेस होते हैं वो हम पे कर सकते हैं फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग्स। At the same time, there is no automatic entitlement of remuneration of director. ऐसा कोई ऑटोमेटिक एंटाइटलमेंट नहीं होता। जब आपको अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट के समय पर ये निश्चित किया जाता है कि आपको क्या अमाउंट पे किया जाएगा, ठीक है। सो इट इज द मैटर ऑफ कंसिडरेशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर कि कितना अमाउंट पे करना है टू अ पर्टिकुलर डायरेक्टर। गेटिंग इट एवरीवन? The act state that total managerial remuneration payable by a public company, अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो वो अपने डायरेक्टर को कितना पे करेगी, ऐसा एक्ट में बोला गया है। क्लियरली वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर इट्सेट्रा शुड नॉट एक्सीड 11%, देखो यहाँ पर बात किया गया है, शुड नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो अगर आप एक पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर हैं तो यहां पर कलेक्टिव बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं, कलेक्टिव। फॉर एग्जांपल पब्लिक कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर है तो 10 डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन मिलाकर 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात समझिए, एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना। सबका मिलाकर के कंपनी के 11% से ज्यादा का नेट प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन। दिस एक्सक्लूड सिटिंग फीस पेड और टू बी पेड फॉर मीटिंग। इसके अंदर हम सिटिंग फीस काउंट नहीं करेंगे। सिटिंग फीस मतलब जो हम लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देते हैं। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है, सिटिंग फीस 1 लाख रुपीस तक का हो सकता है। कितना हो सकता है, 1 लाख रुपीस का, ठीक है। तो ये हम इसमें एक्सक्लूड करेंगे, उसमें काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 11% दिया जाएगा। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर एक कंपनी है और इस कंपनी के अंदर देयर वेर 11 डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर हैं, देयर आर 11 डायरेक्टर्स, ठीक है। अब ये जो 11 डायरेक्टर्स हैं
कंपनी के अंदर इनको कितना पे आउट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। व्हाट इज दी नेट प्रॉफिट। तो हम एक यहां पर एजम्पशन ले लेते हैं कि सपोज कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है 11 लाख रुपीस। कितना है 11 लाख रुपीस। ठीक है, या हम लोग राउंड फिगर कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ 11 लाख वी विल मेक इट 10 लाख। बराबर है। अब 10 लाख का कितना हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा 11%। 10 लाख का आप 11% कैलकुलेट कीजिए। इट कम्स टू 1,10,000। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब ये जो होगा इन 11 डायरेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हर एक डायरेक्टर को कितना मिलेगा, डिवाइड बाय 11, हर एक डायरेक्टर को मिलेगा 10,000। क्या इससे ज्यादा हम पे कर सकते हैं, नहीं, इससे ज्यादा हम पे नहीं कर सकते अगर हम एक पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी का रूल क्या है, जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा उसका 11% ही आप इन डायरेक्टर्स को पे कर सकते हैं। इसके अंदर क्या कोई सिटिंग फीस काउंट होगी, नहीं, सिटिंग फीस ये हम अलग से पे करते हैं, हम लोग अलग से पे करेंगे। गॉट इट। रेम्युनरेशन की बात हमने देख ली, लेकिन सर ये तो पब्लिक कंपनी के बारे में बताया, प्राइवेट कंपनी का क्या। प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से रेम्युनरेशन जो उसे पे करना है वो पे कर सकती है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, बट पब्लिक कंपनी की जहां तक बात आती है तो पब्लिक कंपनी 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज्यादा डायरेक्टर्स को नहीं दे सकती। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर। क्या समय से पहले, क्या समय से पहले हम डायरेक्टर्स को उनके पोजीशन से हटा सकते हैं, ऑफिस से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी डायरेक्टर को हमने अपॉइंट किया फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए अपॉइंट किया, 5 ईयर्स, और 2 साल में हमको पता चल रहा है कि ये डायरेक्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहा या किसी फ्रॉड में संलिप्त हो गया है, तो क्या एक्ट ये हमें पावर देता है कि हम उसे रिमूव कर सके। उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, अ डायरेक्टर मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 169 और बी बाय ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 402। तो दो लोगों के पास अधिकार है डायरेक्टर को रिमूव करने का। पहला है ओनर, दैट इज शेयर होल्डर। शेयर होल्डर डायरेक्टर को अंडर सेक्शन 169 के तहत निकाल सकते हैं, बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। और ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल क्या होता है, कोर्ट, कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 402, ठीक है ना, 402 के तहत, 402 के तहत डायरेक्टर को उनके पोजीशन से, उनके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर अंडर सेक्शन 167 ऑफ द एक्ट। यहां पर क्या बता रहे हैं, डायरेक्टर ही ऑफिस खाली कर दिया है, ऐसा हो सकता है क्या, तो यस बिल्कुल हो सकता है। द ऑफिस ऑफ ए डायरेक्टर शैल बी ऑटोमेटिकली बिकम वेकेंट। देखो इसमें यहाँ पे किसी को बोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो सीट खाली हो जाएगी। कब, पहला एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164। अंडर सेक्शन 164 के तहत अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, सर डिस्क्वालिफिकेशन मतलब क्या, मतलब वो लायक ही नहीं रहा डायरेक्टर बनने के। कैसे, वो पागल हो गया, अनसाउंड माइंड का इनसेन पर्सन हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या कोर्ट ने उसे किसी जुर्म में कन्विक्ट कर लिया, ऐसे केस में ऑटोमेटिकली उसका पोजीशन उसके हाथ से चला जाएगा। As per section, a person cannot be appointed as a director if he is of unsound mind, मतलब insane है। दूसरा इंसॉल्वेंट है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया गया है, मतलब कोई जुर्म उसके ऊपर साबित हो गया। ठीक है, नंबर 2,
एब्सेंटी एट बोर्ड मीटिंग अंडर सेक्शन 167। एब्सेंटी, तो अगर आप बोर्ड मीटिंग में एब्सेंट हो, बोर्ड मीटिंग में एब्सेंट हो, एक दो बोर्ड मीटिंग नहीं, क्या बता रहे देखो, डायरेक्टर हैज बीन एब्सेंट इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स विथ और विदाउट टेकिंग लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ द बोर्ड। मतलब आप लगातार 12 महीने के पीरियड में जितने भी बोर्ड मीटिंग हुए उसमें एब्सेंट है, वही चीज बताया यहां पर, हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ, पिछले 12 महीने में जितने भी बोर्ड मीटिंग हुए उसमें आप एब्सेंट थे। एब्सेंट आप बता करके हुए हो या बिना बताए हुए हो, आपने लीव एप्लीकेशन डाली हो या ना डाली हो, इट डजंट मैटर, आप एब्सेंट थे इतना काफी है, आपको निकाल दिया जाएगा। दैट मीन्स यू आर नॉट केपेबल इनफ फॉर वर्किंग। आप 12 महीने से बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो तो कंपनी क्या चलाओगे? तो ऑटोमेटिकली आपको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, वेकेट कर देंगे ऑफिस। ठीक है, सो पहली बात, अगर हमारा डायरेक्टर अनसाउंड माइंड का निकला, इंसॉल्वेंट निकला, कन्विक्टेड बाय कोर्ट निकला, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर सेक्शन 164। अगर हमारा डायरेक्टर पिछले 12 महीने में जितने भी बोर्ड मीटिंग हुए, वेदर इट इज 4, 5, 6, जितने भी बोर्ड मीटिंग हुए, उसने एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया, भले उसने कोई एप्लीकेशन दिया है नहीं दिया है, लीव लिया है नहीं लिया है, बताया है नहीं बताया है, उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा। कर का नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट। एक्ट जो बोल रहा है उसको आपने कॉन्ट्रावीन किया। कॉन्ट्रावीन करना मतलब रूल का उल्लंघन किया, जो आपको यहां पर बताया गया था उसको आपने नहीं माना, है ना, कानून तोड़ा। कौन से कानून की बात करें? एक्ट, एक्ट का जो प्रोविजन है। सो डायरेक्टर हैज acted in contravention of provision of the section 184 which is about entering into contract or arrangements where he is directly or indirectly interested। तो इस पार्टी के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो प्रोविजन या सेक्शन 184 ये बताता है कि आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारी कंपनी है आबा बाबा लिमिटेड, और इसमें डायरेक्टर है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स इज डायरेक्टर। ठीक है ना, अब हमारे कंपनी को कुछ मशीन्स का ऑर्डर देना था। क्या देना था? मशीन का ऑर्डर देना था। कितने मशीन का ऑर्डर देना था? 10 मशीन का ऑर्डर देना था। एक मशीन कितने की आती है? 1 लाख रुपीस की। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का हो गया? 10 लाख रुपीस का। तो मिस्टर एक्स का एक रिलेटिव है जो इस मशीन में डील करता है, जिसका नाम है मिस्टर जेड। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड से बात किया कि हमारे कंपनी में मशीन्स का रिक्वायरमेंट आया है, तो मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट वहां पर सेट कर सकता हूं, मतलब मैं आपको वहां पर सेटिंग करा करके आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता हूं, लेकिन मुझे आपके डीलिंग का 1% चाहिए। कितना चाहिए? 1%। मतलब ये जो 10 लाख है ना, इसका आप 1% मुझे देंगे। समझा क्या मतलब? उसको कितना मिल जाएगा? उसमें 10,000 रुपीज। किसको मिल जाएगा? मिस्टर एक्स। तो ये मिस्टर एक्स का क्या है? पर्सनल इंटरेस्ट। तो जब मिस्टर जेड यहां पर आएंगे, या ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बोर्ड मीटिंग करेगा, कौन सी मीटिंग करेगा? बोर्ड मीटिंग, है ना। तो ये बोर्ड मीटिंग में मिस्टर एक्स ने क्लियरिफाई करना चाहिए, बताना चाहिए कि यस आई एम इंटरेस्टेड, यस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। इंटरेस्टेड मतलब यस मुझको ये कमीशन मिलने वाला है 10,000 का। अगर उसने नहीं बताया तो उसने सेक्शन 184 का उल्लंघन किया, और इसके तहत जैसे ही पता चलेगा हम उसको निकाल देंगे, ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा।
नेक्स्ट वन, फेलियर टू डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट। वही बात हो गई जो हमने पॉइंट नंबर 3 में बात किया था ना। पॉइंट नंबर 3 में क्या था, डायरेक्टर हैज एक्टेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184। सेक्शन 184 में ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, किसी रूल को आपने नहीं माना, रूल आपने तोड़ दिया। जैसे यहाँ पर बताया देखो, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट विद वेयर ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, ठीक है ना। और उसी को आगे बढ़ा के बताया कि फेलियर टू डिस्क्लोज, आपने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, बताया नहीं है। इफ द डायरेक्टर फेल्स टू डिस्क्लोज हिज पर्सनल इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट वेयर डायरेक्टर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, तो उसको निकाल दिया जाएगा। फेलियर टू डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो जो कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, अगर यही डिस्क्वालीफाई कर देता है, कोर्ट ही आपको बोल दिया कि आप डायरेक्टर बनने के लायक नहीं हो, तो आपको निकाल दिया जाएगा। डायरेक्टर हैज टू वेकेट ऑफिस इफ ही हैज बीन डिस्क्वालिफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और अ ट्राइब्यूनल। इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, आपने कोई गुनाह किया, गलती नहीं की, क्या किया, गुनाह किया, और उस गुनाह की सजा आपको जेल में रहकर बितानी पड़ेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, डायरेक्टर हैज टू वेकेट ऑफिस इफ ही इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल ग्राउंड, जहां पर आपने मोरल ग्राउंड को क्या किया, डिसीव किया है, धोखा दिया है, और अदरवाइज एंड इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ और मोर, 6 महीने या उससे ज्यादा की आपको सजा हुई है। 6 महीने से कम हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टर फिर भी बने रह सकते हो। लेकिन 6 महीने से ज्यादा की सजा हुई, दैट मीन्स आपका जो गुनाह था बहुत बड़ा था। ऐसे केस में आपको निकाल दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली यू विल बी कंसीडर्ड एज रिमूव्ड फ्रॉम योर पोस्ट। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ द एक्ट। प्रोविजन ऑफ द एक्ट, डायरेक्टर्स हैज टू वेकेट ऑफिस इफ डायरेक्टर इज रिमूव्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। एक्ट के तहत ही डायरेक्टर को अगर रिमूव किया गया तो ऑब्वियसली उसको वेकेट करना पड़ेगा। तो आई होप अब आपको मालूम है कि डायरेक्टर कब कब अपनी ऑफिस खाली कर सकता है, या ऑटोमेटिकली कब उसको हम रिमूव कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज की मैनेजरियल पर्सनल, दैट इज KMP ऑफ द कंपनी। कंपनी के KMP कौन होते हैं, उनका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो हम अभी देखने वाले हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज असिस्टेड बाय, मतलब जो डायरेक्टर है उनको हेल्प मिलती है, असिस्टेंस मिलता है, बाय सेवरल पर्सन्स टू एश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो कई लोग हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ताकि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी का एफिशिएंट हो जाए और इफेक्टिव हो जाए, ठीक है। दे नीड टू वर्क अंडर द सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द बोर्ड। तो जो KMP हैं, इनके सुपीरियर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके ऊपर सुपरविजन रखेंगे, सुपरिटेंडेंस रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे। सो अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 की मैनेजरियल पर्सनल मींस द फॉलोइंग। इसका मतलब होता है, इसमें आगे सबसे पहले CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर मैनेजर, या फिर होल टाइम डायरेक्टर भी इसमें कंसीडर हो जाएगा। देखो होल टाइम डायरेक्टर भी लिखा हुआ है, यस। तो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो, या फिर मैनेजर, ये काउंट होता है की मैनेजरियल पर्सनल में। नेक्स्ट, कंपनी सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी को हम अपॉइंट करने वाले हैं वो सेक्रेटरी भी की मैनेजरियल पर्सनल है। होल टाइम डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर जो पूरा अपना समय कंपनी को देता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वैसे ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी होता है, जो फाइनेंस से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेता है, हेल्प करता है। एनी अदर ऑफिसर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, या तो अंडर सेक्शन 203 ऑफ द एक्ट जो भी प्रिस्क्राइब किया गया हो, ठीक है ना, सॉरी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 जो भी प्रिस्क्राइब किया गया हो, उस ऑफिसर को भी हम लोग की मैनेजरियल पर्सनल बोलेंगे, ठीक है।
सो की मैनेजरियल पर्सोनल में पहला आ गया सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, फिर कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ और एनी अदर पर्सन और ऑफिसर एज प्रिस्क्राइब। अंडर सेक्शन 203 ऑफ द एक्ट क्या बोलता है? इट इज स्टेटेड दैट एवरी लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक company with a share capital of 10 crore or more should have following whole time key managerial personnel। तो यहां पर एक स्टैंडर्ड दे दिया, एक रिक्वायरमेंट दे दिया कि हर एक लिस्टेड कंपनी जो होती है, ऐसी हर एक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है या फिर पब्लिक कंपनी है ना, लिस्टेड है, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी भी है, पब्लिक कंपनी भी है, और जिसका शेयर कैपिटल कितना है? 10 करोड़, 10 करोड़ या उससे ज्यादा का शेयर कैपिटल है, उसको होल टाइम की मैनेजरल पर्सन रखना ही पड़ेगा। कौन से की मैनेजरल पर्सन? तो पहला मैनेजिंग डायरेक्टर रखो, या तो आप रखो सीईओ, या तो आप रखो मैनेजर, एंड इन देयर एब्सेंस अ होल टाइम डायरेक्टर। और अगर वो लोग एब्सेंट है, मतलब कभी कभी क्या होता है, टूर के लिए बाहर जाना पड़ता है या किसी काम में बिजी होते हैं, तो ऐसे समय पर होल टाइम डायरेक्टर भी रख सकते हैं इन देयर एब्सेंस, ठीक है ना। तो मैनेजिंग डायरेक्टर का होना इंपॉर्टेंट है, या उसकी जगह पर किसको रखो? सीईओ या फिर मैनेजर को अपॉइंट करो। और इनमें से कोई एक है ऑलरेडी लेकिन वो एब्सेंट है, तो उसकी जगह पे कौन होना चाहिए? होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑल्सो नन ऑफ द होल टाइम केएमपी कैन होल्ड ऑफिस इज मोर देन वन कंपनी। इसमें से जिनके भी हमने नाम लिए वो एक कंपनी से ज्यादा में काम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इफ इट्स सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। हाँ, अगर सब्सिडरी कंपनी है तो वहां काम कर सकता है। जैसे हमने बात किया कंपनी सेक्रेटरी का, अगर कंपनी सेक्रेटरी हमारी कंपनी में काम कर रहा है, जैसे आबा बाबा लिमिटेड है उसमें वो काम कर रहा है, तो वो विप्रो लिमिटेड में साइड बाय साइड काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरा टाइम फुल टाइम हमें दे रहा है, इजंट इट। सो एट द सेम टाइम विदाउट द परमिशन ऑफ द बोर्ड, तो बिना बोर्ड के परमिशन के वो सब्सिडरी कंपनी में तो काम कर सकता है, बट मोर देन वन कंपनी में काम नहीं कर सकता। सो यहाँ पर देखिए एक इलस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको एक चार्ट बना करके दिया गया है कि की मैनेजर पर्सन में कौन कौन हो सकता है। तो चार्ट को आप ध्यान रखिए और चार्ट के थ्रू आपको पता चलेगा, और यही चार्ट आप अपने नोटबुक में भी प्रिपेयर कीजिए। की मैनेजर पर्सनल की जब बात आती है तो उसमें आता है सीईओ, सीएफओ, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर और लास्ट में एनी अदर ऑफिसर। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है, ऊपर पढ़ा हुआ है कि ये सारे लोग की मैनेजरल पर्सनल में काउंट होते हैं। तो सबसे पहला उसमें हम ले लेते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन होता है मैनेजिंग डायरेक्टर? सो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 डायरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। कौन सा डायरेक्टर? मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं एमडी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमडी। अब आप ध्यान दीजिए कि जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 12 डायरेक्टर्स, हाउ मेनी डायरेक्टर्स वी हैव? 12 डायरेक्टर। अब ये 12 डायरेक्टर आपस में मिलके डिसाइड करेंगे कि इन डायरेक्टर में से कोई एक डायरेक्टर को क्या बनाया जाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर। क्यों बनाया जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर? ताकि वो डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनीज को देख सके, वो पूरा अपना टाइम कंपनी को दे, ठीक है। ऐसे डायरेक्टर को हम बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, बराबर है। तो ये पहली बात हमको पता चले कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी क्या होता है? डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर होता है। मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए आपको पहले डायरेक्टर बनना पड़ेगा और फिर आप एमडी बन सकते हो। समझा क्या? It means a director who by virtue of article of or agreement with company or resolution passed in the general meeting or by its board is entrusted with substantial power of management of the affairs of the company। तो ये पूरी लॉ की लैंग्वेज है। जब आप इंडियन कंपनीज एक्ट
पढ़ेंगे तो यहाँ पर सेम सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर एग्रीमेंट विद द कंपनी, या जिसका कंपनी के साथ क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, या मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया। कौन सी मीटिंग में, जनरल मीटिंग में। किसने पास किया, शेयर होल्डर ने पास किया, या फिर बोर्ड ने पास किया, बोर्ड ने बनाया है और उसको पावर दी गई है, सब्सटेंशियल पावर। कौन सी पावर, टू मैनेज दी अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स, कंपनी की एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए उसको सब्सटेंशियल पावर दी गई है। ऐसे डायरेक्टर को, हाँ यहाँ पर डायरेक्टर होना इसका इंपॉर्टेंट है, ऐसे डायरेक्टर को मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही होता है ना, जितने भी डायरेक्टर है 12 डायरेक्टर में से कोई एक डायरेक्टर क्या होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, जो डे टू डे अफेयर्स देखता है। अपॉइंटमेंट कैसे होगा एमडी का, सो टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट, दिस अपॉइंटमेंट कैन बी मेड बाय, पहला तो एग्रीमेंट विद द कंपनी, ये कंपनी के साथ में एग्रीमेंट कर लो, या तो फिर रेजोल्यूशन पास करो जनरल मीटिंग में, या फिर रेजोल्यूशन पास करो बोर्ड मीटिंग में, अ क्लॉज इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या जैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा सकता है। The act state that a managing director be appointed by board of director. मैनेजिंग डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा एक्ट बोलता है। एक्ट बोलता है कि ये जो डायरेक्टर्स है ये मिलकर के अपने में से किसी एक को क्या बना देंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। मतलब कब से आपका अपॉइंटमेंट है, कितना रेम्युनरेशन आपको पे किया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सब आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताएंगे मीटिंग में। दिस अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्टेड टू अप्रूवल बाय रेजोल्यूशन एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। तो अगली जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन को अप्रूव करके इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। गेटिंग इट एवरीवन। तो इस तरीके से मैनेजिंग डायरेक्टर का सिलेक्शन होता है। कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज मेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल के लिए आपको एमडी बनाया जाता है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर्स। और इसमें आप रोटेशन, रिटायर बाय रोटेशन नहीं होने वाले, मतलब एमडी को कोई बीच में निकाल सकता नहीं है। बीच में इन द सेंस वो रिटायर बाय रोटेशन के लिए लायबल नहीं होता है। 5 साल के लिए है तो 5 साल काम करेगा। डिसक्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, अच्छा डिसक्वालिफिकेशन भी है क्या इसके अंदर, यस बिल्कुल है। इफ एनी पर्सन लेस देन 21 ईयर ऑफ द एज और मोर देन 70 ईयर, है ना, अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है या 70 साल से ज्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आप मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दिया है, नॉट, यहां पर देखो लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन ऑफ द एज अबाउट 70 ईयर is required to be appointed as managing director, there should be passed a special resolution। चलो अगर 70 साल के बाद भी आपको किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए क्या पास होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए विथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच्ड टू इट्स नोटिस विच जस्टिफाइज सच एन अपॉइंटमेंट। तो उसके अंदर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि क्यों आप इतने एजेड पर्सन को, जिसका रिटायरमेंट के भी ऊपर एज हो गया, उसको अपॉइंट करना चाहते हो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ऐसा एक्सप्लेनेशनरी नोट दे करके आप अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है ना। तो उसके अलावा अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना चाहते तो 21 साल से कम उम्र के पर्सन को आप नहीं बना सकते एमडी, और 70 ईयर से अबव जो है उसको आप नहीं बना सकते एमडी। ठीक है। नंबर 2, एनी पर्सन हु इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट person or at any time being adjudged as an insolvent, मतलब कोई भी पर्सन जिसको इंसॉल्वेंट समझा गया हो या वो इंसॉल्वेंट था और अभी तक कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज नहीं किया, अनडिस्चार्ज है, मतलब अभी तक उसके ऊपर से इंसॉल्वेंसी का कलंक हटा नहीं है, तो ऐसे पर्सन को भी आप एमडी नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, एमडी नहीं बना सकते। ठीक है। तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पर्सन हो या हैज बीन एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट, मतलब इंसॉल्वेंट उसको समझा जा रहा है, ये दोनों ही केस में आपको एमडी बनने नहीं दिया जाएगा।
any person who has suspended payment to his creditors at any time or made compromises with them. तो कोई भी पर्सन जिसने अपने पेमेंट को सस्पेंड किया, मतलब पे करना था लेकिन पे नहीं किया, या कुछ कॉम्प्रोमाइज किया अपने क्रेडिटर्स से. क्या किया है? कॉम्प्रोमाइज किया है क्रेडिटर से. तो ऐसे केस में भी उसको मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनने दिया जाएगा. एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एन ऑफेंस विद अ सेंटेंस ऑफ मोर देन 6 मंथ. ये तो डायरेक्टर के ऊपर भी अप्लीकेबल था, तो यहाँ पर भी वही बताया, किसी ऑफेंस में अगर आपको 6 महीने से ज्यादा की सजा हो गई तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आपको एमडी नहीं बनाया जा सकता. ठीक है. सो कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ फॉर मोर देन 6 मंथ. अच्छा, एमडी कौन होता है, क्या होता है, तो समझ लिया. अब पावर्स क्या होती है एमडी की. सो एमडी की पावर पहली क्या है? द मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. वो कंपनी के अफेयर्स जो है, एक्टिविटीज जो उसको मैनेज करने के लिए आया है. पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर आर डिफाइंड बाय, पहला, एग्रीमेंट मेड विथ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस अपॉइंटमेंट टू मेड. ठीक है. तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट होगा कंपनी के बीच में और एमडी के बीच में कि कौन से बेसिस है अपॉइंटमेंट के, वो सब रिकॉर्ड किए जाएंगे. दूसरा, बाय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल में ये डिफाइन किया गया है क्या? पावर्स एंड ड्यूटीज. बराबर है. एंड थर्ड वन, रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड एंड मेंबर्स. तो जो रेजोल्यूशन पास हो रहा है बोर्ड के द्वारा, मेंबर्स के द्वारा. ठीक है. तो फिर से एक बार रीड करते हैं. पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर आर डिफाइंड बाय. तो कहां कहां डिफाइंड है? सबसे पहले एग्रीमेंट में डिफाइन होगा जो कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच में है. दूसरा, मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा हुआ है. और तीसरा, रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड एंड मेंबर ने जो रेजोल्यूशन पास किया है और बोर्ड ने जो रेजोल्यूशन पास किया है उसके अंदर लिखा होगा कि क्या पावर्स एंड ड्यूटीज मिलेंगी. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट वाज मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. सेकेंड पॉइंट वाज उसका डेफिनेशन जो है वो कहां कहां दिया है. तो एग्रीमेंट मेड विद, जो एग्रीमेंट किया गया कंपनी के साथ में उसमें दिया गया, मेमोरेंडम और आर्टिकल में दिया गया, और रेजोल्यूशन जो पास हुआ था बोर्ड में या रेजोल्यूशन पास हुआ था जनरल मीटिंग में, उसमें इसका रेफरेंस आपको मिलेगा. नेक्स्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर इज एंट्रस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का इसके पास बहुत पावर होता है. द पावर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर मे रिलेट टू पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के कोई पर्टिकुलर डिवीजन से भी उसका जो पावर है वो रिलेट कर सकता है. देयर में बी मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर. अगर आपको एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर रखना है तो भी आप रख सकते हैं. द मैनेजिंग डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू फंक्शन एंड एक्सरसाइज हिज पावर सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे वैसा मैनेजिंग डायरेक्टर को करना पड़ता है. मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. कंपनी का वो क्या होता है? डायरेक्टर होता है. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव ही हैज टू फुलफिल ड्यूटीज. उसको अपनी ड्यूटीज निभानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी पड़ेगी, एंड लायबिलिटीज ऑल्सो ऑफ एन ऑर्डिनरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. कंपनी का जो ऑर्डिनरी डायरेक्टर होगा उसके प्रति भी उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, वो भी उसको समझना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा. So we have done till पेज नंबर 87. आज हमने कवर किया डायरेक्टर्स एंड की मैनेजर पर्सन, और इसमें ये चार्ट इंपॉर्टेंट है. ये चार्ट आप जरूर अपनी नोटबुक में बनाइए. तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ फर्दर डिस्कशन. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायनारा. बाय बाय एवरीवन.